युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खेती? खेती नहीं, ऑर्गेनिक खेती। दोनों में अंतर है। मैंने देखा है आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा बिजनेस है और मुझे यकीन है मैं भी कर सकता हूँ और इसे एक अच्छा स्टार्टअप बना सकता हूँ। हाँ, ये सब पता है मुझे, पर तू ये बता, तुझे खेती करनी आती भी है? आती तो नहीं, पर हाँ सीख जाऊंगा। वो कैसे? यार आजकल YouTube सब सिखा देता है। लाइव सेशन भी होते हैं और वैसे भी इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करने के लिए नहीं है, समझा? चल ये भी ठीक है, पर तू खेती करेगा कहाँ? तेरे पास जमीन भी है खेती करने के लिए? अभिमन्यु, तू अंधा है क्या? तूने ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जो 2 हेक्टेयर जमीन खाली है वो नहीं देखी क्या? बेटा वो जमीन नहीं, कब्रिस्तान है। तू शायद भूल रहा है, तेरी ये ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करना चाहता है? यार अभिमन्यु, तू कैसी बातें कर रहा है? कोई 2 हेक्टेयर में कब्रिस्तान बनाता है क्या? हो सकता है बस ये कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हो, बाकी जगह ठीक हो। और एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना, तो तुझे तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए खेती करने के लिए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। तू मुझे इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहा है? अभिमन्यु को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो कहता है, सॉरी यार, मैं भूल गया था कि इंसान को नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के काबिल बनना चाहिए। तेरे इस काम में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। बस तू एक आवाज लगाना कि क्या मदद चाहिए तुझे और मैं झट से हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया यार, जब तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। तो फिर काम शुरू करें। कैसा काम? युग अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यार तू फिर भूल गया? कल रात में मैंने कहा था ना कि सुबह उठते से ही पहला काम ये करेंगे कि हवेली की सफाई करेंगे। दिख नहीं रहा कितनी धूल है यहाँ पर? हाँ यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू खुद देख कितनी बड़ी हवेली है। अगर हम दोनों 2 दिनों तक भी लगातार सफाई करते रहे तब भी पूरी धूल साफ नहीं होने वाली। तो फिर क्या करें? तू चाहता है ऐसे ही धूल रहने दे, सफाई ना करें? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तेरा? मेरा मतलब था किसी को मदद के लिए बुला लेते हैं। 2-3 लोग रहेंगे तो जल्दी हो जाएगी सफाई। किसको बुलाएंगे? कौन आना चाहेगा ग्रेवयार्ड कोठी में? यार तू भूल रहा है, अपने पुराने यार अभी भी इसी गांव में है। मैं उसे फोन करता हूँ। उसे किसे? कछुए को यार। युग कुछ याद करते हुए कहता है, ये तू वही कछुए की बात तो नहीं कर रहा जिसका असली नाम कछेंदर था और वो सब काम धीरे धीरे करता था, इसीलिए हमने उसका नाम कछुआ रख दिया था? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या ये अभी भी स्लो है बचपन की तरह? जब तू मिलेगा तो खुद देख लेना। इतना कहकर अभिमन्यु अपना मोबाइल निकालता है और कछुए को फोन करने लग जाता है। अभिमन्यु फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ कछुए, कहाँ पर है तू? फोन के अंदर से कछुए की आवाज आती है, वो अभिमन्यु, मैं किश्नोई नदी पर हूँ। तू सुबह सुबह किश्नोई नदी पर क्या कर रहा है? तेरे घर में शौचालय नहीं बनाया क्या जो सुबह सुबह हल्का होने नदी पर चला गया? यार अभिमन्यु देख, अभी ना मैं तेरे साथ मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यार तेरा दिमाग सुबह सुबह इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ? यार यहाँ पर किश्नोई नदी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या कहा? किश्नोई नदी में कांड हो गया? पर क्या? यार तू खुद आकर देख ले, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। इतना कहकर दूसरे साइड से फोन कट हो जाता है। अभिमन्यु बात करते हुए कहता है, हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ ये तो बता दे। जैसे ही फोन कट होता है युग अभिमन्यु से पूछता है, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? यार किश्नोई नदी पर एक कांड हो गया है। कांड हो गया है? पर क्या? पता नहीं यार, पर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? क्योंकि यार कल रात अपन दोनों ही किश्नोई नदी पर थे। कहीं हम दोनों के जाने के बाद यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। तेरी कहानी यक्षिणी पर ही शुरू और यक्षिणी पर ही खत्म क्यों होती है? ये भी तो हो सकता है कि नदी पर कुछ और हुआ हो। यार युग, तो फिर तू ही बता वहाँ पर क्या हुआ होगा। वो तो अब वहीं पर जाकर पता चलेगा। चल फिर। युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी जाने के लिए निकलने लगते हैं। वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर दरवाजे के बगल में रखी 2 काली छतरी पर पड़ती है। अभिमन्यु युग से कहता है, एक काम कर युग, ये छतरी भी रख ले। छतरी? पर क्यों? मैंने खिड़की से बाहर देखा था, मौसम खुला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। यार मैंने जितना कहा तू बस अभी उतना ही कर।
कोई सवाल मत कर, समझा? हाँ ठीक है। अभिमन्यु के कहने पर युग छतरी पकड़ लेता है और वो दोनों किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों किश्नोई नदी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था कि सारे गांव के लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। भीड़ में अभिमन्यु कछुए को ढूंढने लग जाता है। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार इतनी भीड़ में कछुए को कैसे ढूंढूं? एक तो उसकी छोटी सी हाइट, ऊपर से दुबला पतला, पता नहीं कहाँ पर फंसकर बैठा होगा इस भीड़ में। युग भी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तू ये सोच रहा है कि कछुए को कैसे ढूंढे और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आखिर जमा क्यों हुई है। जितना मुझे लगता है गांव के मेले में भी इतनी सारी भीड़ जमा नहीं होती होगी। हाँ सही कहा, मैं भी जब से गांव में आया हूँ पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, शायद कुछ पता चल जाए। युग और अभिमन्यु भीड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। वो दोनों अभी 1-2 कदम चले ही थे कि उन्हें कछुआ दिख जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, यार वो देख कछुआ। कहाँ पर यार? अभिमन्यु अपने राइट हैंड से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखना सामने। कहाँ यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे कहाँ दिख गया? अभिमन्यु कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, कछुए, ओ कछुए। अभिमन्यु से करीब 20-25 कदम दूर पर ही एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ था जो काली बनियान पहना हुआ था, रंग काला, छोटे छोटे बाल। वो लड़का अभिमन्यु को देख लेता है और धीरे धीरे कहता है, अरे अभिमन्यु तू आ गया? अभिमन्यु कछुए को बुलाते हुए कहता है, हाँ आ गया, जरा यहाँ पर तो आ। कछुआ धीरे धीरे भीड़ को हटाते हुए अभिमन्यु के पास जाने लगता है। कछुआ इतना धीरे चल रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब आधे घंटे में अभिमन्यु के पास पहुंचेगा। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार ये तो अभी तक बचपन की तरह स्लो ही है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं इसके पास, वरना ये तो कल तक यहाँ पर पहुंचेगा। हाँ चल। युग और अभिमन्यु कछुए के पास चले जाते हैं। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये किसे ले आया अपने साथ? ये कौन है? कछुए के सवाल का युग कुछ जवाब देता उसके पहले ही अभिमन्यु बोलता है, अरे इसको नहीं पहचाना? ये अपना युग है, अपने बचपन का दोस्त। भूल गया? यही तो तुझे टीचर से मार खाने से बचाता था। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा ये युग है, ये कब आया? अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, ये सब मैं बाद में बताता हूँ तुझे, पहले मुझे तू ये बता यहाँ पर क्या हुआ है, इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तुझे पता है मेरा दिल बहुत कमजोर है, तू खुद चलकर देख ले कि क्या हुआ है। कछुआ युग और अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और भीड़ को साइड हटाते हुए उन्हें नदी के किनारे पर ले जाने लगता है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर युग और अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नदी के किनारे पर करीब 30-40 कौवे मरे पड़े थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, इतने सारे कौवों की मौत कैसे हो गई? अभिमन्यु कौवों को देखकर इतना परेशान हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। कछुआ मरे हुए कौवों को देखते हुए कहता है, वही तो युग, तुझे पता है कुछ सालों से हमारे गांव में एक भी कौवे नजर नहीं आ रहे थे, और आज दिखे भी तो वो भी इतने सारे, वो भी ऐसी हालत में मरे हुए। उन तीनों के पास कुछ आदमी खड़े हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, उन्हीं आओ दे छिन, उसने संकेत करे कोच, मृत्यु के खेल शुरू भय कोच। दूसरा आदमी कहता है, तपाई सही हुनु, हुंज उन्हीं आओ दे छिन, ये मृत्यु के पहलो चिन्ह हुनु छुन। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये लोग आपस में नेपाली में बात कर रहे हैं। तुझे तो पता है हमारे मेघालय में नेपाली, बंगाली, खासी, असमिया, सिलेहटी, बोडो, बियाट, ट्रार और हजोंग भाषाएं बोली जाती हैं। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझसे मेघालय की भाषा का इतिहास नहीं पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तुझे पता है ना मुझे नेपाली नहीं आती। हाँ बता रहा हूँ, चिढ़ क्यों रहा है? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो आने वाली है, उसने संकेत दे दिया है, मौत का खेल शुरू हो गया है, ये मौत का पहला संकेत है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं? कौन आने वाली है और उसने क्या संकेत दिया है? कछुआ धीरे से कहता है, यक्षिणी। युग, यक्षिणी आने वाली है, ये उसी ने मौत का संकेत दिया है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे लग रहा है ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे कारण? पर कैसे?
यार देख, कल रात ही हम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला और फिर सुबह होते ही इतने सारे कौवों का मरना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है। क्या कहा? तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला, पर क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तब मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। युग कछुए को समझाते हुए कहता है। यार कछुए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ये कौवे कैसे मरे। कल रात ना ये अभिमन्यु अपने साथ एक डिवाइस लाया था, उसमें से आवाजें आ रही थी। हो सकता है कि वही आवाजें वो सह नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तुझे तो पता ही होगा कि इन पक्षियों पर मोबाइल की वेव का कितना असर पड़ता है। अभिमन्यु कहता है। यार युग, अब तू सारा इल्जाम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर मत लगा, समझा? चल, तेरे लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये कौवे मेरे डिवाइस की आवाज से मरे, पर तू बता, सिर्फ कौवे ही क्यों मरे? और कोई पशु पक्षी भी तो मर सकते थे। जरा गौर से देख, यहाँ पर जितने भी शव हैं सब कौवों के हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है। ये संकेत है युग, मौत के आने के पहले का। तुझे कौवों के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में चित्रगुप्त जी को सूचित करता है। यानी कौवा ही व्यक्ति के जिंदगी में किए गए लेखे जोखे का हिसाब रखता है। परंतु शगुन शास्त्र के अनुसार कौवा मात्र यमलोक में ही नहीं, बल्कि हम इंसानों को भी धरती पर संकेत देकर आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। और इतने सारे कौवों की मौत संकेत है कि जल्द गांव में बहुत सी मौत होने वाली है। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है। हाँ युग, ये अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी दादी बताती है कि पुराने समय में ये परंपरा थी कि अगर किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए और चोंच मार दे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है। आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वो इंसान अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखकर अपनी मौत की जानकारी देता था। क्या? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मौत की झूठी खबर सुनकर उसके परिजन उसकी मौत का शोक करते थे और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता था कि ये एक झूठी खबर थी। लिखते थे कि उसके सिर पर कौवा बैठ गया था। मान्यता है कि झूठी खबर उड़ाने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है। युग अभिमन्यु और कछुए की बात को नकारते हुए कहता है। अगर तुम दोनों को ये सब पता है तो क्या ये नहीं पता कि काकभुशुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आज के जमाने में कौवों को काकभुशुंडी का ही प्रतिरूप माना जाता है। माना ये मान्यता है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो अशुभ होता है, पर यह भी मान्यता है कि कौवा सिर्फ आपके सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। अब तुम दोनों ही बताओ, हम कैसे पता लगाएं कि कौवा हमारे सिर पर सिर्फ बैठा था या उसने चोंच मारी होगी? अभिमन्यु और कछुआ चुप ही रहते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है। देखो यार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। किसी के धर्म में कौवों का दिखना शुभ माना जाता है तो किसी में अशुभ, और किसी धर्म में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है। और मैं भी नहीं मानता। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? कछुआ डरते हुए कहता है। यार तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर। तुझे पता भी है ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी थी? युग चौंकते हुए कहता है। क्या कहा? दरवाजा बंद करने के लिए लोगों ने जान दी थी? पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। उस बाबा ने तुझे बेवकूफ बनाया था। यक्षिणी एक डायन है और डायनों की हवस खत्म नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है, समझा? अभिमन्यु भी युग को समझाते हुए कहता है। देख युग, गांव में ना हजारों मुंह लाखों बातें होती हैं, समझा? पर सच उनमें से बस 10 बातें ही होती हैं। यक्षिणी शांत नहीं हुई थी, बल्कि उसे कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में।
युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कैद किया गया था ग्रेवयार्ड कोठी में? कछुआ युग को पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ युग, दादी ने बताया था कि 13 साल पहले तेरे पापा की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला किया था कि ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबका यही कहना था कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। तुझे पता है जब तेरे पापा की मौत हुई थी तो तेरे बड़े पापा का क्या नाम है? यार तेरे बड़े पापा का, युग मुंह बनाते हुए कहता है। दिलीप। युग का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके बड़े पापा के नाम लेने से भी नफरत थी। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ सही कहा, तेरे पापा की मौत के बाद दिलीप अंकल अपने कुछ आदमियों को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी गए थे तेरे पापा का शव लेने, पर उन्हें पूरी कोठी में कहीं भी तेरे पापा का शव नहीं मिला था। हाँ, तेरे पापा का जो राइटिंग वाला कमरा था ना, जहाँ पर वो बैठकर कहानी लिखा करते थे, वो पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब पता है मुझे, तो ये बता कि तू बताना क्या चाहता है? कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, अरे बता रहा हूँ ना, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? दिलीप अंकल भी ग्रेवयार्ड कोठी बंद करवाना चाहते थे, पर जब भी वे अपने आदमियों को ग्रेवयार्ड कोठी में भेजते थे ताला लगाने, तो वो ताला नहीं लगा पाते थे, उल्टा अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। कछुए की बातें सुनते सुनते युग और अभिमन्यु दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है उन आदमियों के शव का पूरा खून चूसा हुआ होता था, एक बूंद भी नहीं होती थी उनके शव में खून की, और ऊपर से शव पर एक भी खरोच के घाव नहीं, पर उनका दिल गायब होता था। अब तू ही बता, किसी इंसान का काम ये हो सकता था क्या? यक्षिणी ही उन्हें मारा करती थी, जो भी ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने जाता था। युग कछुए को घूरते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? ग्रेवयार्ड कोठी में ताला कैसे लगाया गया? दादी ने बताया था कि ये जो अपना मेहंदी पथार है ना, वहां पर एक जगह है, जगह का नाम मैं भूल गया, पर उस जगह पर मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों एक ही साथ हैं। वहीं के पंडित, फादर और मौलाना को बुलाया गया था ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, उन तीनों ने अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगा दिया और उसे बंद भी कर दिया। पर कछुआ बोलते बोलते रुक जाता है। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, पर क्या? आगे बता। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, उन तीनों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। क्या? पर क्यों? यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी में कैद करने के लिए कहते हैं कि किसी आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए उसकी पसंदीदा चीज की बलि देनी पड़ती है, और यक्षिणी को मर्द बहुत पसंद थे, इसलिए गांव वालों को यक्षिणी की दहशत से बचाने के लिए उन तीनों धर्म गुरुओं ने ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने के बाद अपने हाथों स्वयं की बलि दे दी। युग हैरानी के साथ कहता है, पर यक्षिणी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा तो कहते थे कि यक्षिणी बहुत अच्छी औरत थी। कछुआ युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी वो भी अच्छी? तू ही बता, कभी कोई डायन अच्छी हो सकती है क्या? डायन कभी किसी का अच्छा नहीं चाह सकती, समझा? यार, पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी बहुत अच्छी थी, पर उसे कोई अभिशाप मिला था जिसके कारण वो डायन बन गई। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, युग ठीक कह रहा है, मैंने भी किसी किताब में पढ़ा है, ये जो यक्षिणी होती हैं दूसरे लोग से आती हैं, ये अप्सराओं की तरह होती हैं और इन्हें भी देवी की तरह पूजा जाता है, पर पता नहीं ये यक्षिणी बुरी कैसे बन गई। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, यार मुझे ना तुम दोनों की बकवास बातें नहीं सुननी, मैं तो वही कहूँगा जो पूरा गाँव कहता है कि यक्षिणी एक बुरी डायन है, समझे? और तुम दोनों मुद्दा चेंज मत करो। मुद्दा ये नहीं है कि यक्षिणी अच्छी है या बुरी, मुद्दा ये है कि तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर ठीक नहीं किया, समझे? अब यक्षिणी आजाद हो गई है और अब वो फिर से नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी। युग अपना बचाव करते हुए कहता है, कछुए, तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर हमने उसे आजाद कर दिया है ना? आई एम राइट? हाँ, तो एक बात बता, अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और हमने उसे आजाद कर दिया, तो कल रात तो मैंने और अभिमन्यु ने उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही बिताई थी। हम दोनों सुकून की नींद सोए थे। उस यक्षिणी ने हम दोनों को कुछ क्यों नहीं किया? कछुआ झट से कहता है,
जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही हो। क्योंकि कल रात अमावस्या या पूर्णिमा नहीं थी युग। यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को ही अपना शिकार बनाती है। तो ये बता, बड़े पापा के आदमी जो ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने जाते थे और मौत के घाट उतर जाते थे, क्या वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जाते थे? वो भी तो रैंडम दिन में ही जाते होंगे ना? युग का जवाब सुनकर कछुआ चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। अभिमन्यु युग और कछुए के बीच की बहस को खत्म करते हुए कहता है, यार बस करो तुम दोनों झगड़ना, समझे? यक्षिणी है या नहीं वो 7 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, समझे तुम दोनों? अभी जिस काम के लिए आए थे वो कर ले पहले। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, किस काम के लिए आए थे तुम दोनों? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, ताकि कछुआ उसकी बात मान जाए। यार देख कछुआ, तुझे तो पता ही है अपना ये युग दोस्त कितनी दूर से आया है, वो भी कितने सालों बाद। इसे ना अपनी एक हेल्प चाहिए थी। कछुआ अभिमन्यु को उंगली दिखाते हुए कहता है, यार देख अभिमन्यु, तू ना ये घुमा फिरा कर बात मत कर, जो भी कहना है सीधे सीधे बोल। मैं ना तेरी ये चने के झाड़ पर चढ़ाने की आदत बचपन से जानता हूँ। जरूर तुझे मुझसे कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तेरे मुंह से मेरे लिए मीठे बोल फूट रहे हैं। बोल क्या काम है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना कछुआ, अब ये अपना दोस्त युग यहीं पर रहेगा अपने साथ। ये सब कुछ छोड़कर अपने पास आ गया है, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहाँ पर धूल जमी है, तो ये चाहता था कि हम वहाँ की सफाई कर दें ताकि ये वहाँ पर अच्छे से रह पाए। कछुआ गुस्सा होते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? अभिमन्यु तुझे पता है ना वहाँ पर यक्षिणी है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। यार कछुआ, हमने कहा ना हम दोनों वहाँ पर रात गुजार कर आए हैं और वहाँ पर कुछ नहीं है, समझा? और देख भूल मत, युग ने बचपन में तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी के हाथों मरने से अच्छा होता कि ये युग मुझे बचपन में टीचर के हाथों मार खाने देता। यार कछुआ ऐसा मत बोल, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। अभिमन्यु युग के हाथ पर मारने लग जाता है। युग उसका इशारा समझ जाता है और प्यार से कहता है, प्लीज कछुए चल ना भाई, भूल मत मैंने तुझे टीचर के मार खाने से बचाया था। युग का उदास चेहरा देखकर कछुआ उसकी बात मान लेता है और कहता है, हाँ ठीक है मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। युग झट से पूछता है, क्या शर्त है तेरी, बोल। कछुआ अपनी शर्त बताते हुए कहता है, तुम्हें कायर को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें तो पता ही है उसके बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हम बचपन के 4 यार में से कायर भी तो एक यार था। वैसे कहाँ पर मिलेगा वो? कछुआ कहता है, और कहाँ मिलेगा, बिंदु की दुकान पर। मेरा कायर के बिना मन नहीं लगता और कायर का बिंदु के बिना। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार ये कायर तो मुझे याद है, पर ये बिंदु कौन है, याद नहीं आ रहा इसके बारे में कुछ। अभिमन्यु कहता है, क्या कहा? तू बिंदु को भूल गया? तू भी ना यार। यार भूला नहीं, पर बिंदु के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कछुआ कहता है, तो चल अभी हम याद दिलवा देते हैं, जब बिंदु को देखेगा ना तो सब याद आ जाएगा। युग, कछुआ और अभिमन्यु ने बिंदु की दुकान जाने के लिए अपना पहला ही कदम बढ़ाया था कि तभी बारिश होने लग जाती है। युग बादलों को देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, बारिश कैसे चालू हो गई? जब घर से निकले थे तब तो मौसम खुला हुआ था। अभिमन्यु छाता खोलते हुए कहता है, बेटा ये मेघालय है, तेरा बैंगलोर शहर नहीं, यहाँ पर बारिश होती रहती है, समझा? तभी तो मैंने तुझे घर पर ही छाता लेने के लिए कहा था। जैसे ही अभिमन्यु छाता खोलता है, कछुआ अभिमन्यु के छाते के अंदर आ जाता है। युग भी अपना छाता खोल लेता है। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, युग तुझे पता है मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेघ का आलय, यानी बादलों का घर। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये अत्यधिक वर्षा वाला इलाका है। यहाँ पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा वर्षा होती थी, इसलिए इसे मेघालय कहा जाता है। अच्छा तो ऐसी बात है। इसी तरह बातें करते करते युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु की दुकान की ओर जाने लग जाते हैं। इस तरफ बिंदु की दुकान के पास हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, या कह सकते हैं कि बारिश ना के बराबर हो रही थी। हवाएं तेज तेज चल रही थी, जिस कारण वो बादलों को बहा कर ले गई थी। बिंदु की छोटी सी चाय और खाने की दुकान थी। बिंदु की दुकान के बाहर ही 3-4 चौकोर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं, जिस पर कस्टमर बैठकर चाय पी रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे।
उन्हीं टेबल के बीच एक टेबल लगी हुई थी जिस पर एक सफेद कुर्ता पहनकर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में कलम थी और एक डायरी जिसमें वो कुछ लिखे जा रहा था। उस लड़के को घेर कर कुछ बच्चे खड़े हुए थे जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी थी। उन बच्चों को देखकर लग रहा था कि वो 9वीं-10वीं क्लास में होंगे। वो लड़का किताब में लिखते हुए कहता है, दिखता हूँ मैं सुपर कूल, तुम्हारे लिए लाया हूँ गुलाब का फूल। दिखता हूँ मैं सुपर कूल, तुम्हारे लिए लाया हूँ गुलाब का फूल। अगर जाने मन तुम्हें भी हूँ मैं पसंद, तो बोलो तुम भी 3 बार कबूल। तुम्हारा प्यारा। क्या नाम है बे तेरा? उस लड़के ने वहां पर खड़े एक बच्चे से पूछा। वो बच्चा कहता है, बंटी भैया। वो लड़का किताब पर लिखते हुए कहता है, तुम्हारा प्यारा आशिक बंटी। इतना कहकर वो लड़का पेज फाड़ता है और उसकी चिट्ठी बनाकर उस छोटे बच्चे को दे देता है और बदले में वो छोटा बच्चा उसे 10 रुपए देते हुए कहता है, अब तो वो पट जाएगी ना? वो लड़का कहता है, पट क्या जाएगी बेटा, सीधे तुम्हारी बाहों में लौट जाएगी, समझे? वहीं पर खड़े बच्चों के बीच में से एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल होगी कहता है, भैया मेरे लिए भी एक प्रेम पत्र लिख दीजिए ना। अरे तेरी इतनी सी जान, फिर भी तू किससे प्यार कर बैठा? भैया प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। चल ठीक है, बोल क्या नाम है तेरी वाली का? भैया बिंदिया। क्या कहा? बिंदिया? बिंदिया का नाम आते ही वो लड़का बड़बड़ाते हुए कहता है, रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, जब से हमने तुझको देखा है बिंदिया। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर चाय का ट्रे लेकर एक लड़की आ जाती है जिसकी छोटी सी हाइट थी, रेड कुर्ता पहने हुए, गोल सा चेहरा और उस गोल से चेहरे पर छोटी सी गोल सी लाल बिंदी। वो लड़की उस लड़के को घूरते हुए बंगाली में कहती है, तुम्हें की बोल बे कायर? कायर घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं बिंदु, मैं तो बस ये बच्चे के लिए उसकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिख कर दे रहा था, तो उसकी वाली का नाम भी गलती से बिंदिया निकला। उसकी वाली से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास प्रेम पत्र लिखने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यहीं पर बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? काम ही तो कर रहा हूँ बिंदु, तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा शायर बनने वाला हूँ मैं। बस एक बार मेरी ये शायरी की किताब पब्लिश हो जाए, फिर देखना तुम और तुम्हारी शायरी दोनों ही घटिया है कायर। बिंदु कायर से झगड़ा कर ही रही थी कि तभी वहां पर युग, कछुआ और अभिमन्यु आ जाते हैं। युग कायर और बिंदु को झगड़ा करते हुए देखता है तो उसे बिंदु याद आ जाती है और वो कहता है, तुम दोनों अभी तक नहीं बदले, वैसे ही झगड़ते हो जैसे बचपन में झगड़ते थे, है ना? बिंदु हैरानी के साथ युग को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे बिंदु, ये अपना युग है, अपना बचपन का दोस्त। भूल गई? बचपन में यही तुम्हारी 2 चोटी पकड़कर खींच देता था और इसी ने तुम्हारा नामकरण किया था, बिंदिया से बिंदु। बिंदु खुश होते हुए कहती है, अच्छो युग, तुम्ही काका है छील। युग अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि उसे बिंदु की बंगाली समझ में नहीं आई थी। अभिमन्यु बिंदु को समझाते हुए कहता है, यार बिंदु, तेरी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, कभी बंगाली में बात करती है तो कभी हिंदी में। तुझे पता है ना, युग को नेपाली तक नहीं आती तो बंगाली कहाँ से आएगी? तू इससे हिंदी में बात कर, समझी? बिंदु अपनी गलती महसूस करते हुए कहती है, अरे सॉरी, हाँ मैं भूल गई थी। तुम कब आए युग? बस कल ही आया मैं बिंदु। कछुआ बिंदु के हाथ की चाय की ट्रे देखते हुए कहता है, अब बिंदु सिर्फ कायर को। कछुआ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कायर उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहता है, क्या बोला कछुए? तू कायर नहीं, कैरव जॉर्ज नाम है मेरा, समझा? कछुए कहीं के। अरे वो तो औरों के लिए, हमारे लिए तो तू वही रहेगा ना, हमारा कायर, हमारा शायर। तू डिस्टर्ब मत कर, मैं अभी बिंदु से बात कर रहा हूँ ना। तो हाँ बिंदु, मैं बोल रहा था कि तू सिर्फ अपने ये बचपन के दिल जले आशिक कायर को ही चाय देगी या हमें भी पिलाएगी? बिंदु गुस्सा हुए बोलती है,
तुम्हें की बोल बे कछुए, जरा एक बार और बोलना। कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि 3 कप चाय ला देना और कायर के खाते में लिख देना। हाँ, पता है तेरी जेब से कभी एक कौड़ी भी निकली है कंजूस। बिंदु कुछ और बोलती है उससे पहले ही दुकान के अंदर से उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। ए खाने ऐसो बिंदिया, आमी ये छील माँ। इतना कहकर बिंदु अपनी माँ के पास जाने लग जाती है। बिंदु के अपनी माँ के पास जाते वक्त युग की निगाहें बिंदु पर ही टिकी हुई थी। बिंदु को देखकर युग उदास हो गया था। युग की ये उदासी अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तू बिंदु को देखकर इतना सैड क्यों हो गया? यार कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि बिंदु तो पढ़ने लिखने में हम सब लोगों से भी होशियार थी ना, तो फिर ये चाय की दुकान कैसे? ऐसा क्या हो गया कि उसे चाय की दुकान चलानी पड़ रही है? कछुआ धीरे से कहता है, ये सब यक्षिणी की वजह से हुआ है युग। युग चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी की वजह से? कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ युग, तुझे नहीं पता जब तेरी मम्मी कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी अभिमन्यु जोर से कछुए की पीठ थपथपाने लगता है, जैसे ये कोई इशारा हो कि रुक जाए। कछुआ बात को घुमाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि जब तेरी मम्मी चली गई थी और तू हॉस्टल में था, तो उसी वक्त यक्षिणी ने बिंदु के पिता को भी अपना शिकार बना लिया था। अब तुझे तो पता ही है कि बिंदु का घर उसके पिता ही चलाते थे। उनके गुजर जाने के बाद वो और उसकी माँ अकेली हो गई, तो बिंदु ने अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया और ये दुकान ओपन कर ली। बिंदु पढ़ाई भी करती है, साथ में ये चाय और खाने पीने की दुकान भी चलाती है। युग मुंह लटकाते हुए कहता है, अच्छा। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, छोड़ न यार ये सब, इतने दिनों बाद आया तो तू उदास मत हो, समझा? ये सब तो चलता ही रहता है। ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी जिंदगी में गम नहीं है? एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। युग अभिमन्यु की बात समझ जाता है और कहता है, तेरा कहना भी ठीक है अभिमन्यु, अपनों के गुजर जाने के बाद भी इंसान को जीना पड़ता है, अपने लिए ना सही पर अपने कर्म के लिए। वैसे कायर, तू बता कैसा है और क्या चल रहा है आजकल? कायर इस सवाल का जवाब देता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बोल पड़ता है, क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो बचपन में करता था। बिंदु पर लाइन मार रहा है और बिंदु अभी तक इसे भाव नहीं देती। बचपन की तरह प्रेम पत्र लिखता है, पर बिंदु के लिए नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसी के पैसे मिलते हैं इसे और उसी की बदौलत गुजारा चल रहा है। कायर कछुए को मजाक में कनपट्टी पर मारते हुए कहता है, कुछ भी मत बोल, समझा कछुए तू? बहुत जल्द बहुत बड़ा शायर बनने वाला हूँ मैं। बस एक बार मेरी एक किताब पब्लिश हो जाए, फिर देखना हर जगह मेरा ही नाम होगा। वो तो अभी किस्मत खराब चल रही है, इसलिए कोई पब्लिशर मिलता नहीं। मिलेगा भी कैसे? तेरी शायरी ही ऐसी है कि जहर का काम करती है, समझा तू? कायर को पता था कि कछुए से बहस करना बेकार है, इसलिए वो युग से कहता है, यार युग, तू ना इस कछुए की बातों में मत आ। तुझे तो पता है इसकी बचपन की मजाक करने की आदत है। तू बता कैसे आना हुआ, वो भी 13 साल बाद। युग कायर को भी उसकी जॉब और स्टार्टअप के बारे में सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, युग तू पागल तो नहीं हो गया? तू शहर में ड्रग्स लेता था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? प्लान पसंद नहीं आया क्या? यार ये तेरा प्लान है या लोगों को मारने का तरीका? तुझे पता है ना वो ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है और तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करने की सोच रहा है। मान ले हमने खेती कर भी ली और फसल भी उग गई, तो खरीदेगा कौन? लोग वहाँ की सब्जियाँ खाने से पहले डरेंगे ये सोचकर कि कहीं भूत ना आ जाए खाकर। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार मैं ना एक एक को समझाकर परेशान हो गया हूँ, अब मैं किसी को नहीं समझाने वाला। यदि तुम तीनों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं अकेले भी कर सकता हूँ। मुझे मेरा काम शुरू करने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई यक्षिणी भी नहीं, समझे तुम? कोई कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर अहमद, जो बिंदु की ही दुकान पर काम करता था, चाय की ट्रे लाकर रख देता है। अहमद की उम्र करीब 16-17 साल होगी। अहमद चाय देकर वहाँ से चला जाता है। युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर चाय पीने लग जाते हैं। चारों के बीच खामोशी छाई हुई थी। युग के चेहरे से ही दिख रहा था कि वो नाराज है और उसे कुछ भी समझाएंगे तो वो समझने वाला नहीं है। कायर चाय पीते हुए कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। युग हैरानी के साथ कहता है, अब तेरी क्या शर्त है? पहले ये कछुए की शर्त और अब तेरी शर्त, बता क्या शर्त है? यार देख, तेरे पापा भी एक लेखक थे ना? हाँ तो यार तेरी कोई पब्लिशर से बातचीत हो तो मेरी भी किताब पब्लिश करवा देना। तेरे पापा तो बहुत बड़े लेखक थे। युग कायर को समझाते हुए कहता है, यार कायर, मेरे पापा लेखक थे, मैं नहीं समझा। तुझे पता है ना अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है।
फिर भी ऐसे सवाल कर रहा है। कायर उदास हो जाता है। युग कायर का चेहरा देखते हुए कहता है, मेरे पास 1-2 पब्लिशर के नंबर हैं, मैं उनसे बात करके देखूंगा तेरे लिए। ये बात सुनकर कायर खुश हो जाता है और युग को गले लगाते हुए कहता है, शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर थे और पिछले 4 घंटे से वो लोग ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई कर रहे थे। युग के हाथ में सफाई वाला कपड़ा था तो अभिमन्यु और कायर के हाथ में झाड़ू और कछुए के हाथ में पोछा, जिससे वो पूरी ग्रेवयार्ड कोठी को चमका रहा था। जैसे जैसे ग्रेवयार्ड कोठी की धूल साफ होती जा रही थी, ग्रेवयार्ड कोठी की रौनक बढ़ती जा रही थी। चारों हॉल की सफाई कर ही रहे थे कि तभी कायर का मोबाइल बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार, शुधु जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। यही रिंगटोन कायर के मोबाइल में बज रही थी, जिसे सुनकर कछुआ डर जाता है। कछुआ कायर पर चिल्लाते हुए कहता है, यार कायर, तुझे कोई और रिंगटोन नहीं मिली थी क्या? माना तू बंगाली लड़की को पसंद करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू रिंगटोन भी बंगाली रखेगा। कायर जेब से मोबाइल निकालते हुए कहता है, यार और कोई भी बंगाली में गाना ही नहीं मिला। क्या कहा? बंगाली में गाना नहीं मिला? इतने सारे तो गाने हैं तुझे। अमिताभ बच्चन का एकला चौलबेरे गाना नहीं मिला इतना अच्छा? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता और फोन उठाते हुए कहता है, हाँ बिंदु, क्या हुआ? कायर कोथो होए ग्रेवयार्ड कोठी में बिंदु, ये शिखानी तुम्हें की करू छो? तुम्हें मैसेज में बताया था ना कि युग अब यहीं रहेगा, तो ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई करने जा रहा हूँ। वो मैंने मैसेज नहीं देखा। वैसे जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, वो राशन खत्म हो गया है दुकान का, तो उसे लेने मेहंदी पथार जाना पड़ेगा अभी। हाँ बिंदु, बस अभी आया, 2 मिनट रुकना। इतना कहकर कायर फोन रख देता है। जैसे ही कायर फोन रखता है, कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, लो आ गया कायर साहब को बुलावा। वैसे तो बिंदु लाइन नहीं देती, पर जब काम पड़ता है तो फटाक से कॉल कर देती है। ये लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं। जब काम पड़ता है इन्हें तभी हमारी याद आती है, वरना वो अपने रास्ते और हम अपने। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, और हम लड़के लोग कम चालाक होते हैं क्या? हमें भी तो लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और वो है उनका तन, है ना? कछुआ समझ गया था कि कायर उससे नाराज हो गया, इसलिए वो अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था तुझे बुरा लग जाएगा। यार कछुए, तुझे कितनी बार बोला, तुझे मुझसे मजाक करना है कर, मेरी शायरी के साथ करना है कर, पर मेरी बिंदु से मत कर, और ना ही उसके बारे में कुछ बोल। तुझे पता है ना उससे कितना प्यार करता हूँ मैं। सॉरी यार, ये सॉरी वॉरी छोड़ और मेरा एक काम कर। कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, कैसा काम? कायर झाड़ू कछुए के हाथ में देते हुए कहता है, मेरे हिस्से की भी सफाई तू ही कर देना। जब मैं लौटूं तो ये कोठी साफ होनी चाहिए, समझा? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ समझ गया। कायर युग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, युग मैं निकलता हूँ, सॉरी यार, पर क्या करूँ, बिंदु ने बुलाया है। मना नहीं कर सकता, पर तू फिक्र मत कर, जैसे ही काम खत्म होगा मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। युग कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बिंदु अच्छी लड़की है, उसका कभी साथ मत छोड़ना। आई नो उसने हाँ नहीं बोला, पर जल्दी बोल देगी। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ दिखता है मुझे। कायर वहाँ से चला जाता है। कायर के जाने के बाद कछुआ युग से कहता है, युग यहाँ नीचे तो पोछा लगा दिया है मैंने, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले कमरों में झाड़ू मार कर आता हूँ, तुम दोनों जब तक यहाँ हॉल की सफाई कर लो। हाँ ठीक है, पर संभल कर जाना, गिरना मत। मुझे क्या गिरा हुआ इंसान समझा है जो मैं गिर जाऊंगा? इतना कहकर कछुआ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। अभिमन्यु पूछता है, युग एक बात पूछूं? हाँ पूछना अभिमन्यु। यार जब तू कायर को समझा रहा था ना प्यार के बारे में, उस वक्त तेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी, और ऐसी चमक किसी की आंखों में तभी दिख सकती है जब उसने भी किसी से प्यार किया हो। युग बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, यार तू पूछना क्या चाहता है, सीधे सीधे पूछना, यूं घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहा है? यार मैं ये पूछना चाहता था कि बेंगलोर में तुझे हमारी भाभी मिली या नहीं? अभिमन्यु की बात सुनकर युग शर्मा जाता है। तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मैं कंफर्म हो गया कि तुझे हमारी भाभी मिल चुकी है, तो बता ना क्या नाम है भाभी का? युग शर्माते हुए कहता है, शालिनी मेहरा। वाह यार, नाम तो बहुत खूबसूरत है, दिखने में तो उससे भी खूबसूरत होगी। मोबाइल में फोटो तो जरूर होगी, तो दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं कि भाभी कैसी दिखती है। युग अपना पर्स निकालता है और उसमें से एक पासपोर्ट साइज की फोटो अभिमन्यु को दिखाते हुए कहता है, ये है शालिनी।
पासपोर्ट फोटो के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका लंबा सा चेहरा था, काले काले लंबे लंबे बाल, सुनहरी आंखें और गुलाबी होंठ। शालिनी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाए। अभिमन्यु फोटो को देखते हुए कहता है, यार भाभी तो बहुत सुंदर है, पर तुझे भी मानना पड़ेगा 21st सेंचुरी के जमाने में 90s का प्यार चल रहा है। वो बात नहीं है यार, मोबाइल की सारी फोटो डिलीट कर दी मैंने शालिनी की। क्या कहा? भाभी की सारी फोटो डिलीट कर दी? पर क्यों? यार जो लोग हमारी जिंदगी में नहीं रहते हमें उन्हें अपने मोबाइल से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी आपकी दूसरी जिंदगी ही होता है जिसके साथ आप हमेशा रहते हो। यार तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, और ये बता तूने भाभी की फोटो मोबाइल से डिलीट क्यों कर दी? क्या तेरा और भाभी का ब्रेकअप हो गया? यार अनुराग, पहले तो तू शालिनी को भाभी बोलना बंद कर, समझा तू? और हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ, हम अलग हो गए। अलग हो गए? पर क्यों यार? अभी अभी तो तूने मुझे खुशी दी थी और एक पल में वो खुशी मुझसे छीन ली। आखिर तेरे और भाभी, सॉरी शालिनी के बीच में हुआ क्या था कि तुम अलग हो गए? और अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा है तो यार वो हर रिलेशनशिप में होते हैं, आजकल इसी से तो प्यार बढ़ता है। युग कुछ जवाब नहीं देता, वो सफाई करने का नाटक करने लग जाता है। यार युग, तू ना मुंह मत फेर, बता ना आखिर तू शालिनी से कैसे मिला और तुम अलग क्यों हो गए? मैं जानना चाहता हूँ, बता। यार तू क्या करेगा जानकर? छोड़ ये सब बुरी यादों को, भूल जाओ, उसी में भलाई है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं यार? तुझे नहीं पता दर्द बांटने से कम होता है। आई नो मैं तेरा दर्द कम नहीं कर सकता, पर उस दर्द से गुजरने में तेरा साथ जरूर दे सकता हूँ। अभिमन्यु की फोर्स करने पर युग उसे शालिनी के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। यार मैं और शालिनी ना, अभी युग ने इतना ही कहा था कि तभी कछुए की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार ये चीख तो कछुए की है। हाँ यार उसी की है, पता नहीं क्या हो गया इसे, चल चल कर देखते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग और अभिमन्यु भागते भागते ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगते हैं। जब वो कछुए के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कछुआ एक कमरे के सामने बुद्ध बनकर खड़ा हुआ था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। डर के कारण कछुए के हाथ पैर अभी भी कंपकपा रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभिमन्यु फटाक से कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, तू चीखा क्यों? कछुआ इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी और लाल थी। युग कछुए का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कछुआ तू घबरा क्यों रहा है? हम आ गए हैं ना, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझा? तू आराम से बता क्या हुआ। कछुआ कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से दरवाजे के नीचे की ओर इशारा करने लग जाता है। जब युग और अभिमन्यु की नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है तो अभिमन्यु कछुए से कहता है, ये नीचे क्या इशारा कर रहा है? नीचे तो कुछ नहीं है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, नीचे नहीं, दरवाजे की कुंडी पर देख। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे की कुंडी पर देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे की कुंडी पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके ऊपर सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाया गया था। उसी ताले के ऊपर मुस्लिम धर्म का एक ताबीज बंधा हुआ था जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ताबीज के साथ ही क्रिश्चियन के क्रॉस का लॉकेट भी लटक रहा था। अभिमन्यु उस ताले को देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इस दरवाजे पर ताले के ऊपर इतने सारे अलग अलग धर्म के ताबीज क्यों बंधे हुए हैं? युग कमरे को देखते हुए कहता है, ये कमरा तो पापा का है और ये वही कमरा है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब कछुए की दादी ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो सच है। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग की देख, कछुए की दादी ने बताया था कि तेरे बड़े पापा मतलब दिलीप अंकल ने ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करवाने के लिए मेहंदी पथार से 3 धर्म गुरुओं, पुजारी, मौलाना और फादर को बुलाया था। वो लोग यहाँ पर आए होंगे और यक्षिणी तेरे पापा के कमरे में भटक रही होगी।
क्योंकि इसी कमरे में उसने उन्हें मारा था। तो उन तीनों धर्म गुरुओं ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके इस कमरे को बंद कर दिया होगा और इस कमरे को बाहर से ईश्वरीय शक्ति से बांध दिया होगा ताकि यक्षिणी इस कमरे से बाहर ना जा पाए। युग और कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यक्षिणी को इस कमरे में बंद करने के बाद वो तीनों धर्म गुरु नीचे गए होंगे और उन्होंने बाहर ताला लगाकर अपनी बलि दे दी होगी ताकि यक्षिणी यहीं पर कैद हो जाए। मैंने तुझे बताया था ना, आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए बलि देनी पड़ती है और उन तीनों धर्म गुरुओं ने भी यही किया होगा। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी अभी भी आजाद नहीं हुई है, वो इसी कमरे में इसी दरवाजे के पीछे कैद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखियो, तूने ग्रेवयार्ड कोठी खोल दी तो खोल दी, पर प्लीज ये दरवाजा मत खोलना वरना सब तबाह हो जाएगा। युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दरवाजे पर बंधे ताबीज इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि कछुए की दादी की कहानी सच थी, पर युग का मन अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अभिमन्यु दरवाजे को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी नंबर प्लेट पर जाती है और नंबर प्लेट को देखकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जब अभिमन्यु अपना हाथ उस नंबर प्लेट पर फेरता है तो उसे एक बिजली का झटका सा लगता है और वो झट से पीछे हट जाता है। अभिमन्यु को पीछे हटते हुए देख युग बौखलाहट के साथ पूछता है, अब तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है? अभिमन्यु दरवाजे को घूरते हुए डर के साथ कहता है, ये कमरा शैतान का कमरा है युग। युग आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? शैतान का कमरा? अभिमन्यु अपने हाथ से दरवाजे की नंबर प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ युग, शैतान का कमरा। वो देख, 666 यानी 666, इसे शैतान का नंबर कहा जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु, तू कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ युग। शायद तुझे पता नहीं है पर ईसाई धर्म में इसे मनहूस नंबर माना जाता है। इस नंबर के बारे में बाइबल में बताया गया है कि ये शैतान का नंबर है। जो व्यक्ति ईश्वर की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है और इस नंबर को अपने पास रखता है, उसे ईसाई धर्म का विरोधी कहा जाता है। तुझे पता है, इस नंबर की मदद से शैतान को बुलाया जाता था और प्राचीन काल के अंदर कुछ दुष्ट लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नंबर का प्रयोग करके शैतान को बुलाते थे। युग अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? नहीं युग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रिश्चियन धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल न्यू टेस्टमेंट में शामिल की गई आखिरी किताब द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के 13वें अध्याय में नंबर 666 का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ग्रंथ में इस नंबर को द नंबर ऑफ बीस्ट यानी शैतान का नंबर कहा गया है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ युग, द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के रहस्यमय लेखक जॉन की ये किताब 96 ईसा में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। वैसे ये किताब हमेशा से विवादों में रही है, पर तुझे पता है इस किताब में पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या भविष्यवाणी की गई है अभिमन्यु, जरा बताएगा? हाँ बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जब समाप्त होगी तो वो वक्त बहुत ही भयानक होगा। आसमान से आग के गोले गिरेंगे, भयानक नरभक्षी प्राणी जो इंसान का खून पिएंगे वो पैदा होंगे। जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी वो भी शैतानी शक्तियों के हाथों खत्म हो जाएगी। जब अभिमन्यु ने ये बात कही तो एक पल के लिए युग और कछुए की आंखों के सामने पृथ्वी के समाप्त होने का दृश्य घटित होने लगा। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इसके अनुसार उस वक्त शैतानी शक्तियां पूरी दुनिया पर हावी होंगी। मुख्य रूप से 2 शैतान पैदा होंगे, जिनमें से एक शैतान लोगों को दूसरे शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित और तैयार करेगा। कछुआ हकलाते हुए कहता है, तो फिर क्या इंसान का अंत हो जाएगा? उसके पास जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं बचेगा? बचेगा कछुआ। किताब के लेखक जॉन के अनुसार अगर किसी को अपने आप को बचाना होगा तो उनके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो उन्हें शैतान का नाम या फिर शैतान का नंबर 666 यानी 666 अपनी बॉडी पर गुदवाना पड़ेगा। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये सब सिर्फ एक किताब में लिखा है जो एक इंसान ने लिखी होगी। मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुझे नहीं मानना मत मान युग। तेरे मानने या ना मानने से चीजें झूठी नहीं हो जाएंगी। सच को कोई नहीं झुठला सकता। तुझे नहीं पता पर बहुत सारी किताबों में 666 को शैतान का नंबर बताया गया है।
तुझे पता है 666 को हिब्रू भाषा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये हिब्रू भाषा क्या होती है? 2000 साल पहले हिब्रू भाषा में ही संचार का माध्यम था और मूल बाइबल भी हिब्रू भाषा में ही है। हिब्रू में अंक अक्षर के रूप में लिखे गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर अक्षर एक अंक के साथ जुड़ा हुआ था। 666 भी किसी अक्षर के साथ ही जुड़ा था और इसका यूज कोड के रूप में होता था। हिब्रू को गेमेट्रिया। कछुआ बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब यार ये गेमेट्रिया क्या होता है? गेमेट्रिया अक्षरों को अंकों में डिकोड करने की एक प्रणाली है। हिब्रू भाषा को गेमेट्रिया से ही पढ़ा जाता है। इसमें अंक 1 को ईश्वर का नंबर और अपने आप में परिपूर्ण बताया गया है। जिस तरह ईश्वर स्वयं में पूरे हैं, इसी तरह अंक 7 को भी पूरा करने वाला नंबर बताया गया है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ऐसा क्यों? नंबर 7 को पूरा क्यों माना जाता है? क्योंकि बाइबल में माना जाता है कि ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की थी, इसलिए 7 से ठीक पहले आने वाले नंबर 6 को अधूरा बताया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि छठे दिन ही भगवान ने इंसान की रचना की थी और छठवें दिन ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आदम और हव्वा को उनके प्रकोप का भाजन बनना पड़ा था। कछुआ फिर बीच में अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब ये आदम और हव्वा कौन है? कछुआ, इनकी अलग कहानी है, वो फिर कभी। अभी तो 666 पर फोकस कर। कहते हैं आदम और हव्वा को पाप करने के लिए उकसाने वाला एक सांप था जिसे शैतान का स्वरूप माना गया है। ये सब सृष्टि के निर्माण के बाद छठवें दिन हुआ था, इसलिए 6 को पाप का यानी शैतान का नंबर माना जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, तो हो सकता है वो भी शैतान हो और उसी ने दरवाजे पर ये 666 लिखा हो ताकि वो शैतान को बुला सके। युग अभिमन्यु की बात का विरोध करते हुए कहता है, पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी अच्छी औरत। युग ने इतना ही कहा था कि तभी जिस दरवाजे के सामने वो लोग खड़े थे, वो दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लग जाता है। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उस पर जोर जोर से लाते मार रहा हो। दरवाजा हिलता हुआ देख युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों के होश उड़ गए। कछुआ तो डर के मारे कांपने लगा था। कछुआ डरते हुए कहता है, देख युग, मैंने कहा था ना अंदर यक्षिणी है। देख, वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि इस कमरे के अंदर यक्षिणी है। एक पल के लिए तो युग भी दरवाजे को अपने आप हिलता हुआ देखकर डर गया था, पर जब उसने खिड़की की तरफ देखा तब उसकी जान में जान आई। युग अपने हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कछुए से कहता है, अबे वो देख, खिड़की के बाहर मौसम बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। हो सकता है अंदर वाले कमरे में कोई खिड़की खुली हो, उसी से हवा अंदर आई हो और जब दरवाजे से टकराई हो तो ऐसा लगा जैसे कोई ठोक रहा हो। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ, ये ना तेरे काम ना करने के बहाने है, काम चोर कहीं का। चल अब ये सब छोड़ और वापस से सफाई में लग जा। कछुआ उदास मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो नहीं हो पाएगा। झाड़ू ही तो लगानी है। एक काम कर, यदि तुझे ऊपर की सफाई नहीं करनी तो मत कर, जा नीचे जा और हॉल में पोछा लगा देना, समझा? ऊपर की सफाई मैं और अभिमन्यु कर लेंगे और भूल मत, कायर के हिस्से का काम भी तुझे ही करना है। हाँ जाता हूँ, पर पहले वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए तो इस दरवाजे को छुएगा भी नहीं और न ही खोलने की सोचेगा। युग अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मेरे बाप, नहीं खोलूंगा। अब तू जा नीचे। कछुआ झाड़ू लेकर नीचे चला जाता है। कछुए के जाने के बाद ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग, तू यक्षिणी के बारे में कुछ कह रहा था कुछ देर पहले। हाँ वो मैं कह रहा था यार, तू कैसे कह सकता है कि ये 666 यक्षिणी ने बनाया है? तुझे पता है ना, पापा ने बताया था कि यक्षिणी एक अच्छी औरत थी, बस किसी अभिशाप के कारण बुरी बन गई। और मुझे पता है मेरे पापा कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और भूल गया, उस दिन तू ही तो कह रहा था कि यक्षिणियां दूसरे लोगों से आई हैं जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था पहले। अब तू ही बता, जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था, भला वो शैतान का काम क्यों करेंगी? युग की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में डूब जाता है और सोचते हुए कहता है, यार देखा जाए तो तेरी बात भी ठीक है, पर फिर ये 666 इस दरवाजे के ऊपर क्या कर रहा है और किसने बनाया होगा इसे? मुझे पता है ये यहाँ कैसे आया और किसने बनाया होगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, किसने? यार भूल गया, तूने बताया था कि ये ग्रेवयार्ड कोठी अंग्रेजों के जमाने की है और उन्हीं ने बनाई थी। हाँ तो भाई हम सबको पता है अंग्रेज कितने कमीने थे, और तेरी ये 666 वाली थ्योरी मैं मान भी लूं तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने ये 666 बनाया हो शैतान को बुलाने के लिए।
ताकि वो यहाँ पर अपने इंडिया में जंग जीत सके और राज कर सके। ये अंग्रेज लोग इंडिया पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, शैतानों से दोस्ती भी। वैसे तेरी बात में दम तो है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। और अब तू ये सब छोड़ और जल्दी जल्दी सफाई करने लग, बहुत काम है। और हाँ, इस दरवाजे को रहने दे, इसे साफ मत करना। गलती से एक ताबीज भी नीचे गिर गया या कुछ हो गया तो कछुआ हम दोनों की जान ले लेगा। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई करनी शुरू कर देते हैं। रात के 8 बज रहे थे और ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अब बस हॉल में लगे झूमर की सफाई बची हुई थी, जिसे युग और अभिमन्यु ने नीचे उतार लिया था और उसकी सफाई कर रहे थे। कछुआ भी वहीं पर था और जमीन पर बैठकर आराम फरमा रहा था। कछुआ झूमर को देखते हुए कहता है, यार ये झूमर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनोखी चीज को देख रहा हूँ। अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये अनोखी ही चीज है कछुए, ये ऐसा वैसा झूमर नहीं है, ये लैंप वाला झूमर है जो आज के जमाने में ना के बराबर मिलता है। यार इसकी कीमत क्या होगी? अभिमन्यु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहता है, क्यों, क्या तू बेचेगा इसे? कछुआ अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, हाँ बेच दूंगा अगर युग हाँ बोले तो। कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, देख तूने बेचने की बात कही और लाइट चली गई। ग्रेवयार्ड कोठी का सामान बेचने से पहले यक्षिणी तुझे भेज देगी, भूल मत, ये कोठी यक्षिणी की है। कछुआ डरते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी यक्षिणी, मैं कुछ नहीं बेचने वाला। युग उन दोनों को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों बातें बंद करो और कोई मोबाइल का टॉर्च ऑन करो और किचन से माचिस लेकर आओ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। अभिमन्यु कहता है, यार किचन जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास लाइटर है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब से लाइटर निकालता है और झूमर के अंदर जो 9-10 लैंप लगे हुए थे उन्हें जलाने लग जाता है। जब वो लैंप जलते हैं तो कोठी के अंदर फिर एक बार उजाला हो जाता है। अंधेरे में झूमर पर जलते हुए लैंप और भी आकर्षक लग रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लग जाती है। युग कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? कछुआ हकलाते हुए कहता है, हाँ सुनी। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है जहाँ पर यक्षिणी कैद है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ भी डरते हुए कहता है, कहीं मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों ने वो दरवाजा खोल तो नहीं दिया? युग और अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ये एक दूसरे की सूरत क्यों देख रहे हो? मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना, कहीं तुमने यक्षिणी जिस कमरे में कैद है उसे खोल तो नहीं दिया? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार कछुए, बात यह है कि गलती से वो दरवाजा हम दोनों से खुल गया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? गलती से? इसे तुम गलती कहते हो? तुम्हें पता था ना कि उस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी तुमने उस कमरे को खोल दिया, आखिर क्यों? युग पहले कछुए के चेहरे का डर देखता है, फिर अभिमन्यु को देखकर हंसने लगता है। अभिमन्यु भी युग को देखकर हंसने लग जाता है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यहाँ हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और तुम दोनों हंस रहे हो? युग हंसते हुए कहता है, हंसे नहीं तो क्या करें, ये अभिमन्यु तुझे बेवकूफ बना रहा था और तू बेवकूफ बन गया। कछुआ मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब ये कि दरवाजा खटखटाने की आवाज ऊपर वाले कमरे से नहीं बल्कि सामने वाले दरवाजे से आ रही है, वो देख। युग ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। कछुआ सामने वाले दरवाजे को देखते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, ऐसा भला कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, जान तो तेरी कछुए तब निकलेगी जब यक्षिणी हकीकत में बाहर आएगी। चल अब जल्दी जा और दरवाजा खोल। ना बाबा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, पता नहीं कौन आया होगा इतनी रात में, ऊपर से ये लाइट भी नहीं है। अभिमन्यु अपनी जगह से उठते हुए कहता है,
तू ना डरपोक का डरपोक ही रहेगा, लगता है मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है और झट से दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कायर खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से पानी से भीग चुका था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें कुछ रखा हुआ था। कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? मैं कब से बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अभिमन्यु कायर को कोठी के अंदर लेते हुए वापस से दरवाजा लगाते हुए कहता है, यार कुछ नहीं, ये सब बस कछुए के कारण हुआ है। कछुआ कायर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, कायर तू आ गया, मुझे तो लगा था तू नहीं आने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, आखिर कायर को कोई बारिश रोक सकती है क्या? वो क्या शेर था? हाँ याद आया, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, रुला दे मुझे अब ऐसी कोई बारिश नहीं। अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, किसी के साथ करे वो कोई रंजिश नहीं। अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। युग कायर को देखते हुए कहता है, अरे तेरे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए हैं, अगर ऐसी ही हालत में रहा तो तुझे सर्दी हो जाएगी। एक काम कर, मेरे बैग में कपड़े पड़े हैं, उसे पहन ले। अरे नहीं युग, कुछ नहीं होता, मैं घर पर जाकर चेंज कर लूंगा। घर पर जाकर कैसे करेगा? आज तुम तीनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रुकेंगे। इतने दिनों बाद मिले हैं यार, बचपन की बातें करेंगे, यादें ताजा करेंगे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग ठीक कह रहा है, आज रात यहीं पर रुकते हैं। कायर खुश होते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही सारा इंतजाम करके आया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, सारा इंतजाम करके आया हूँ मतलब? कायर अपने हाथ की पॉलीथीन अभिमन्यु को देते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन को खोलता है तो देखता है कि उस पॉलीथीन के अंदर खाने के 4-5 पैकेट थे और 2 विस्की, 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। अभिमन्यु कहता है, ये कहाँ से लाया? कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे इसके ही कारण तो आने में देर हो गई। वैसे खाना बिंदु के हाथ का है, उसने युग के लिए भेजा है। तुम्हें तो पता ही है, बचपन से ही बिंदु युग की कितनी फिक्र करती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार क्या बिंदु ने बस युग के लिए खाना भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा? अरे कछुए, बिंदु को पता था कि हम तीनों भी उसके साथ हैं, इसलिए उसने हमारे लिए भी खाना भेजा है। फिर मैंने सोचा यदि सिर्फ खाना ही खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने गला गीला करने का सामान भी खरीद लिया। युग हैरानी के साथ पूछता है, गला गीला करने का सामान मतलब विस्की यार? युग मना करते हुए कहता है, यार मैं विस्की नहीं पीता। कायर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है, शहर में रहकर तू नहीं पीता? नहीं यार, जरूरी थोड़ी है जो शहर में रहता होगा वो पीता ही होगा। सिर्फ विस्की क्या, मैं कुछ नहीं पीता और ना ही सिगरेट, पान, गुटखा कुछ खाता हूँ, इससे सेहत पर असर पड़ता है। कछुआ बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, ओ ज्ञानी बाबा, तू नहीं पीता तो मत पी, हमें ज्ञान मत दे, समझा? हमें पता है हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है। तेरे हिस्से की भी मैं पी लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने कायर के हिस्से की झाड़ू लगाई है। कछुए की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अभिमन्यु कायर से कहता है, कायर जाकर तू चेंज कर ले, लाइट तो पता नहीं कब तक आएगी, उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार लाइट आज शायद ही आए, गांव में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है और सुनने में आया है आज रात तूफान आने वाला है, जोरों से बारिश होगी, ऐसी बारिश जो सालों से नहीं हो। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार सच। कछुआ डरते हुए कहता है, युग और अभिमन्यु तुम दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतनी मेहनत से सफाई की है, अगर कचरा अंदर आ गया तो फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अभिमन्यु कछुए को ताना मारते हुए कहता है, हाँ हम दोनों सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दें और तू यहाँ मजे से आराम फरमा, है ना? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, अगर तुम काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अभिमन्यु हम दोनों को ही सब खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तुझे तो पता ही है इसकी आदत, इससे कुछ नहीं होने वाला। रात के 10 बज रहे थे और बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, पर लैंप वाले झूमर को उसकी जगह पर लगा दिया गया था। झूमर के अंदर के सारे लैंप को जला दिया गया था, जिस कारण कोठी में हल्की हल्की पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी।
उसी लैंप वाले झूमर के नीचे युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर खाने और पीने का सामान लेकर बैठे हुए थे। कायर ने कपड़े चेंज कर लिए थे। कछुआ खाने की पॉलीथीन देखते हुए कहता है, जल्दी ओपन कर भाई, अब सब्र नहीं होता, बहुत तेज भूख लगी है। कायर खाने के डिब्बे पॉलीथीन के अंदर से निकालते हुए कहता है, निकाल रहा हूँ यार, सब्र तो कर थोड़ा। कायर पॉलीथीन के अंदर से खाने के 4-5 डिब्बे निकालता है। जैसे ही कायर पहले डिब्बे पर से ढक्कन उठाता है, खाने की महक चारों तरफ फैल जाती है। युग खाने की खुशबू सूंघते हुए कहता है, वाह यार, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कायर कहता है, अच्छी क्यों नहीं आएगी, आखिर मेरी बिंदु ने जो बनाया है। वैसे ये है क्या, बैंगलोर में तो ऐसा खाना नहीं मिलता। बैंगलोर में ये कैसे मिलेगा, ये तो मेघालय की फेमस डिश है ना, इसे जाधो कहते हैं। जाधो मतलब जाधो जो होता है ना, ये एक प्रकार से लाल चावल होता है जो पोर्क, चिकन या मछली के साथ पकाया जाता है। बिंदु ने इसे चिकन के साथ पकाया है। इसे बनाने के लिए पहले हरी मिर्च, प्याज, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और तेज पत्ते का पेस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ तला जाता है। बाद में इसमें लाल चावल यानी जाधो मिलाकर पकाया जाता है। कायर की सारी बात सुनने के बाद कछुआ हंसते हुए कहता है, देख रहा है ना युग, बिंदु के साथ रहने का असर, बंदे को ये तक पता चल गया कि जाधो बनाया कैसे जाता है। वैसे शादी के बाद एकदम परफेक्ट पति बनेगा तू ना शायर से बावर्ची बन जा, सही रहेगा तेरे लिए। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था जवाब देना बेकार है। कायर दूसरे डब्बे में से ढक्कन हटाते हुए कहता है, ये दो नेयोंग है। दरअसल ये सुअर के मांस की करी है, जिसे बहुत ही लाजवाब तरीके से पकाया जाता है। इसमें फ्राइड पोर्क को चावल और गाढ़ी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, जो कि साथ परोसा जाता है। काला तिल इस डिश की जान होती है, जो इसमें अनूठा स्वाद देता है। कायर जैसे ही तीसरा डिब्बा खोलता है, युग उसे टोकते हुए कहता है, ये नखम बिच्ची है। ये एक स्पेशल सूप है जिसे भोजन से पहले लिया जाता है। अक्सर इसे मेहमानों को परोसा जाता है। नखम सूखी मछली होती है जिसे सूरज की धूप में सुखाया जाता है। सूप बनाने के लिए इसे पहले तलकर और फिर पानी में उबाला जाता है। सूखी मछली को उबालने के बाद इसे टेस्टी बनाने के लिए इसे बहुत सारी मिर्च और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। कायर खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, पर तुझे कैसे पता इस डिश के बारे में, पहले कभी खाई है क्या? युग गुस्से से कहता है, बचपन में माँ अक्सर यही डिश मुझे खिलाया करती थी। कायर युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो यार इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है, जरा प्यार से बोल, मछली का कांटा फंस गया क्या? इतना कहकर कायर हंसने लग जाता है। जब कायर सभी खाने के डिब्बों पर के ढक्कन हटा देता है, तो अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, तू तो सब कुछ नॉनवेज लाए है। हाँ तो क्या हुआ, तू नॉनवेज नहीं खाता क्या? पर बचपन में तो बड़े शौक से खाया करता था। यार बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने पढ़ा है कि जिस जगह शैतानी आत्मा का वास होता है, वहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, वरना आत्मा की भूख बढ़ जाती है। वो आवाजें लगाने लग जाते हैं और तुझे पता है ना, ऊपर वाले कमरे में यक्षिणी कैद है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। माना तू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, पर तेरी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह मत लाया कर, समझा? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। कछुआ कायर और अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, बस करो यार, तुम दोनों मुझे चैन से खाना तो खाने दो, और खाने के वक्त यक्षिणी की बात मत करो, समझे? कछुआ विस्की की बोतल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बस एक बार ये विस्की मेरे अंदर उतरने दो, फिर देखना अंदर का सारा डर बाहर होगा। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। कछुआ खाना खाने के साथ विस्की के पैक भी पीते जा रहा था और अभिमन्यु खाना कम पी ज्यादा रहा था। उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था तो दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके वो लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। ज्यादा शराब पीने की वजह से अभिमन्यु, कछुआ और कायर जमीन पर ही सो गए थे। युग भी उनके पास ही रखे सोफे के ऊपर सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि उसके पापा और वो बेंगलोर के एक्सीलेंस बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के सामने खड़े थे। ये वही दिन था जब युग ने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। इस वक्त युग 6वीं क्लास में था और युग के पिता उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। युग के पिता की आंखों में नमी साफ दिख रही थी। युग के पिता पैरों के बल बैठते हुए युग से कहते हैं, बेटा मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी गलत मत समझना, ये फैसला मेरा नहीं तुम्हारी माँ का है। और बेटा तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के आगे किसी की नहीं चलती। वो कितनी जिद्दी है, अपनी बात मनाकर ही मानती है। युग रोते हुए कहता है, पापा मम्मी ऐसा क्यों कर रही है,
वो मुझे आपसे दूर क्यों कर रही है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ बेटा, पर मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रही है। मेरी तो समझ नहीं आता कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तुम्हारी माँ के अंदर जरा सी भी ममता नहीं है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। पर पापा, मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। अगर बेटा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजती। वो बस दिखावा करती है तुम्हारे सामने अच्छा बनने का, पर असल में वो ऐसी औरत नहीं है। इतना कहकर युग के पिता अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। युग फिर रोते हुए कहता है, पापा मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। अब यही तुम्हारी दुनिया है बेटा, और तुम घबराओ मत। वार्डन को मैंने अपना नंबर दे दिया है। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो उन्हें कॉल लगाने के लिए बोल दिया करना। नहीं पापा, आप मत जाइए, रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, यहाँ पर तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, यहाँ से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा। युग अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं आपके और मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं अब मस्ती भी नहीं करूंगा। आपकी और मम्मी की सारी बात मानूंगा, पक्का, प्रॉमिस। युग के पिता युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने से रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारी माँ की जिद के सामने हार गया। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ। नहीं पापा, आप बहुत अच्छे पापा हैं, बस माँ ही खराब है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युग के पिता अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ट्रेन के लिए देर हो रही है बेटा, अब मुझे जाना पड़ेगा। युग दहाड़ मार मार के रोने लग जाता है और कहता है, नहीं पापा, अब मत जाइए, रुक जाइए। युग के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं रुकते हैं और बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। युग उन्हें अपने से दूर होते हुए देख रहा था और बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, रुक जाइए पापा, मत जाइए, रुक जाइए पापा, मत जाइए। कहते हुए ही युग अपने सपने में से बाहर आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। प्यास के कारण युग का गला सूख गया था। युग जमीन पर रखी बिस्लेरी की बोतल उठाता है और पानी पीने लगता है। अभी युग ने बस एक घूंट ही पानी पिया था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? हवेली में तो हम बस 4 ही लोग हैं और ये तीनों तो सो रहे हैं। फिर ये आवाज किसकी थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग खुद से कहता है, नहीं नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे, सच में आवाज आ रही है और ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो पापा की है, मेरे पापा की। शिनी एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।